ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बाबा की। योगी आदित्यनाथ की एंट्री देश की राजधानी दिल्ली में हो गई है। जी हां, और योगी की एंट्री दिल्ली में, तो क्या दिल्ली की हवा योगी आदित्यनाथ बदल देंगे? क्योंकि यह लड़ाई और बड़ी हो जाएगी जब योगी दिल्ली में योगी का कैंपेन, योगी का प्रचार, क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? योगी आज गोरखपुर में थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे और वहां देखिए गेंडे को योगी केला खिला रहे हैं। हार ओ हार इसी की वैल्यू बाल से है, बड़ी इमोशनल टाइप के लोग हार ओ हार पसंद से भाव हार वाह हार खोल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे थे और वहां उन्होंने रेस्क्यू विभाग का उद्घाटन किया है। हार बांटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। उसको सब हटका दीजिए। तू मैं लड़ाई झगड़े हिंसा पत्थरबाजी दिल्ली इसको अभी स्वीकार नहीं करेगी। इस चुनाव में जब उन्हें लग रहा कि हार हो रही है, भाजपा को लग रहा, तो हर चुनाव में जहां उन्हें हार लगने लगती वहां उसी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते। दिल्ली में योगी, विरोधियों में मच गया हड़कंप। क्या योगी बदल देंगे दिल्ली की हवा? दिल्ली में योगी की एंट्री से माहौल बदलने वाला है। बीजेपी ने योगी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। योगी दिल्ली आएंगे तो क्या पूरे चुनाव को पलट देंगे? योगी बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र की बाजी जिता चुके हैं। योगी अब दिल्ली के दंगल में दो हाथ करने उतरने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के बीच योगी दिल्ली का दिल भी जीतेंगे। योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है ने पूरा हरियाणा भाजपा को एक तरफा जिता दिया। तो भैया आना योगी जी को बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी इसलिए है भैया क्योंकि बटोगे तो कटोगे। क्योंकि एक चेहरा है हिंदुत्व का, और अगर वो यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखिए जरा क्या है बीजेपी का प्लान योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी की एंट्री से पहले ही विरोधी दहशत में हो गए। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री होगी। योगी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं दिल्ली में आकर। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के बीच ये रैली होगी। सोचिए, दिल्ली में योगी एक दो नहीं 14 रैलियां करने वाले हैं। सीएम योगी की पहली रैली है 23 जनवरी को दिल्ली में। इस दिन योगी की 3 जनसभाएं होंगी। 28 जनवरी को योगी की 4 रैलियां हैं दिल्ली में। 30 जनवरी को 4 और सभाएं करेंगे योगी। 1 फरवरी को योगी 3 सभा करेंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में योगी की रैली होगी। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी योगी की रैली प्लान की गई है। योगी की सभाएं कई मुस्लिम सीटों पर होंगी और इनमें से कई इलाके वो हैं जहां दिल्ली के दंगों की शुरुआत हुई थी। योगी की पहली रैली
किराड़ी सीट पर होने वाली और दिल्ली में योगी की आखिरी रैली द्वारका सीट पर होगी। तो क्या सवाल है कि योगी दिल्ली का माहौल बदल देंगे, योगी दिल्ली की हवा बदल देंगे? कैसे होगा, कैसे संभव है ये? योगी सोचिए महाकुंभ में व्यस्त है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और उस बीच वो दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है, 27 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी है। मोदी शाह के साथ योगी की तिकड़ी प्रचार करेगी। सत्ता में वापसी को लेकर योगी पर बड़ा दारोमदार है। दिल्ली में कई सीटों पर दरअसल पूर्वांचली मतदाता हैं। योगी की रैली से पूर्वांचली वोटर बीजेपी के साथ आएंगे। योगी का हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का जो अपना अंदाज है, अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। केजरीवाल ने पुजारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है, हर महीने 18,000 रुपए पुजारियों को सम्मान राशि देंगे। इससे दिल्ली के हिंदू वोटर पर असर पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ की अपील से बड़ा असर हो सकता है। योगी ने भव्य महाकुंभ की चाक चौबंद व्यवस्था दुनिया को दिखा दी है। देश भर से हिंदू महाकुंभ में डुबकी लगाने करोड़ों की संख्या में पहुंच रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इस दौरान प्रयागराज में महाकुंभ चलता रहेगा। ऐसे में योगी की अपील का हिंदू वोटरों पर गहरा असर पड़ सकता है। क्या यह असर पड़ेगा, सवाल यह है। यह मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि सुनिए जरा कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस पर, पहले वो सुनिए। देखिए, उनके प्रचार से पूरे दिल्ली में हाहाकार होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का उन्होंने काम किया, महाकुंभ का सम्मेलन है, इतना बड़ा उन्होंने महापर्व बना रखा है, उसका इफेक्ट दिल्ली में आने वाले चुनाव में दिखेगा। जहां जहां वो चुनाव करेंगे वहां वहां हिंदुत्व को, सनातन को जोड़ने का काम करेंगे और दिल्ली की जनता एक तरफा वोट डालकर कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने का काम करेगी। लोगों को लगा था हरियाणा में बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है ने पूरा हरियाणा भाजपा को एक तरफा जिता दिया। महाराष्ट्र में भी हमें वही चीज देखने मिली, बटेंगे तो कटेंगे वाली। वही चीज यूपी के उपचुनाव में भी देखने मिली। तो भैया योगी जी जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है और वो अपना जो दायित्व है बखूबी निभाते हैं। तो भैया आना योगी जी को बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी इसलिए है भैया क्योंकि बटोगे तो कटोगे, ये बात हकीकत है। और दिल्ली वालों को बताइए, फ्री का माल छोड़ने से जो दिल्ली की हालत है, आपको यूपी जैसा बनाना पड़ेगा दिल्ली को। आज आप सर यूपी की हालत देख लीजिए। योगी एक चेहरा है हिंदुत्व का, और अगर वो यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी तो योगी से नहीं, जो भी आदमी एक्चुअली भाजपा का बड़ा नेता है सबसे डरी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार परिवर्तन होना निश्चित है, दिल्ली की जनता ने तय कर रखा है। जो कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले थे अरविंद केजरीवाल जी, मुझे अब ऐसा लगता है वो कट्टर बेईमान हो गए। भैया इससे ज्यादा बेस्ट कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो योगी कर रहे हैं ना वो शायद ही कोई कर पाए। अभी शीश महल में देख के आया हूँ पीछे, तो ये लोग अगर आते हैं, अगर ये बीजेपी हमारे साथ आती है, ये चलती है, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। योगी को लेकर दिल्ली में अभी से विरोधी परेशान है। क्यों? योगी ने हरियाणा में रैली की, आपको याद होगा। हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित आए। मानकर चल रहे थे कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीती चुनाव। इसलिए योगी का स्ट्राइक रेट बेहतर है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। योगी महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे थे। महाराष्ट्र में योगी के बयान की खूब चर्चा हुई और एक सियासतदान के लिए बड़ी चीज यह है कि उसकी रैलियां, उसकी सभाओं से जो सुनने वाला है वो वोट करने में कैसे कन्वर्ट होता है। तो योगी का स्ट्राइक रेट देखिए, योगी को सुनने के बाद वोटर उन्हें वोट देता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी ने प्रचार किया था। हरियाणा में बीजेपी की 10 सालों से सरकार, कांग्रेस बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रही थी वहां, तब योगी ने बटोगे कटोगे का नारा दिया। महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी ने नारा दिया था और बाद में दोनों राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए। हरियाणा में योगी ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और सोचिए 14 में 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 64% था, 64%। महाराष्ट्र में योगी ने 30 सीटों पर प्रचार किया, 30 में से 22 सीटें बीजेपी ने जीत ली। महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 85%। वैसे योगी ने झारखंड में भी 4 दिन तक प्रचार किया। इस दौरान योगी ने 13 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। हालांकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की, लेकिन योगी का रिकॉर्ड देखते हुए केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि अभी योगी की एंट्री होनी है, उससे पहले ही सियासतदान हमलावर हो गए। सुनिए। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाले बताया ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर।
अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फॉर्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलता हूं महाकुंभ से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ में जो आईआईटी वाले बाबा आए थे, आईआईटी इंजीनियर, उन्हें बैन कर दिया गया है। उनकी एंट्री बैन है, अंदर नहीं आना उन्हें। करोड़ों लोग अमृत स्नान में पहुंच रहे हैं और हर रोज लगभग ये आंकड़ा 90 लाख और 1 करोड़ भी जा रहा है जब अमृत स्नान नहीं है तब भी। ये तस्वीरें महाकुंभ की देख रहे हैं। महाकुंभ में चर्चा में अगली तस्वीर देखिए जरा। चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा, अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए, अपने सॉन्ग को लेकर, अपने डांस को लेकर सुर्खियों में रहे। सब इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, इनके बारे में गूगल कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं। दरअसल आईटी वाले जो बाबा हैं, ये जिस अखाड़े से जुड़े हैं वो अवधेशानंद जी का अखाड़ा है। अखाड़े ने बाबा की हरकत देखने के बाद उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया है, क्योंकि रोज उनका नया बयान आ रहा था। अपने पिता पर भी वो टिप्पणी कर रहे थे और हमला कर रहे थे। अब उन्होंने दावा कर दिया कि वो विष्णु जी का अवतार है और शिव जी ने उन्हें बताया है। ये उनके परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, पिताजी और माताजी, उन पर भी वो हमले कर चुके हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इसमें वो दावा ये कर रहे हैं कि शिव जी ने उनसे कहा है कि ये आईटी वाले बाबा ही विष्णु जी का कल की अवतार है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। प्योर हार्ट वाला इंसान यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते थे, बोला महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मुझे सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव प्योर हार्ट वाला इंसान यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते थे, बोला महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मुझे सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल से कटोगे। महाकुंभ के सबसे चर्चित बाबा पर आई है चौंकाने वाली खबर। आईआईटी वाले बाबा जो विज्ञान और अध्यात्म का चमत्कार बताते थे और अपने अंदाज और बयानों से लोगों को हैरान करते थे। भावुक होते हैं क्या अपने परिवार को, अपने माँ के बारे में सुन के? किसके बारे में सुन के? किसके बारे में? कभी अपने माँ के बारे में सुन के आप भावुक होते हैं? कौन सी माँ? उन्हें अब अखाड़े से बैन कर दिया गया है। यानी आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ में किसी अखाड़े में नहीं आ जा पाएंगे। लोगों के मन में सवाल है कि आईआईटी वाले बाबा ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया गया। अखाड़े से निकाले जाने के बाद आईआईटी बाबा अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं? और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो आईआईटी वाले बाबा हैं जिन्हें बैन किया गया है, आखिर क्यों उन्हें अखाड़े से निकाला गया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अब तक तंबू में रह रहे थे और अखाड़े के ही कैंप में रह रहे थे। आईआईटी मुंबई से पढ़े अभय सिंह की महाकुंभ में
खूब चर्चा हो रही है। अपने बयान और अंदाज से आईआईटी बाबा सुर्खियों में है लगातार, और खबर है कि आईआईटी बाबा को जूना अखाड़े से निकाल दिया गया। उनके दोबारा अखाड़े में आने पर भी बैन लगा दिया गया है। जूना अखाड़े की अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि आईआईटी बाबा ने गुरु के लिए अपशब्द कहे, बार बार अपने माता पिता का भी अपमान किया है इन्होंने। अनुशासन समिति ने इसे साधु सन्यासी परंपरा का उल्लंघन बताया है। कहा सन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण जरूरी है और इसका पालन न करने वाला सन्यासी नहीं बन सकता है। 3 दिन पहले आईआईटी बाबा के अखाड़े से गायब होने की खबर मिली कि बाबा गायब है। उसी दिन इनके माता पिता इन्हें खोजते हुए महाकुंभ में आश्रम पहुंच गए। सवाल उठने लगे कि क्या आईआईटी बाबा महाकुंभ छोड़कर चले गए, क्योंकि बीच में आईआईटी बाबा के नशे में होने की खबरें मिली थी और उसी दिन शाम को आईआईटी बाबा वापस महाकुंभ अखाड़े के पास दिखे। लेकिन गायब होने पर माता पिता के सवाल पर भड़क उठे। कहा अखाड़े के कुछ लोग मेरी लोकप्रियता से जलते हैं, इसलिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं, खुद को मेरा गुरु बताते हैं। एक इंटरव्यू में अपने मां बाप को यह शैतान भी कह चुके हैं। घर को टॉर्चर चैम्बर और पिता को बुरे कर्म वाला इन्होंने कहा था। उसके बाद अखाड़े ने इनके खिलाफ यह सख्त एक्शन लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा। बाबा जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बाबा जी आप लोग दिखाओ। आपकी बहुत खबर चल रही है, आप परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो कर ही रहे आप लोग, परेशान करके पूछते हो परेशान हुए क्या रहा। परेशान नहीं करते, हम लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो परेशान कौन कर रहा है? हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये चीजें जाएं, आध्यात्मिक शक्ति। हाँ तो जाएगी बढ़िया है ना। पहुंच तो रही है, पहुंच रही है। हाँ तो आज आपको सब लोग तलाश रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। आईआईटी जैसी पढ़ाई करने के बाद आप संत बने हैं, यह सबको उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे आप बने। ऐसा कुछ नहीं है ना, संत वंत नहीं है कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए थे। मैं क्या सुनूंगा, आपको पता होगा फिर। अच्छा, आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। आप मिलना चाहते हैं? क्या कभी आप भावुक होते हैं क्या अपने परिवार को, अपने माँ के बारे में सुन के? वो किसके बारे में सुन के? किसके बारे में? कभी अपने माँ के बारे में सुन के आप भावुक होते हैं? कौन सी माँ? गंगा माँ है कि नहीं है? गंगा माँ है, जन्म देने वाली माँ। गंगा माँ जन्म नहीं देती है। आपने देखा आईटी वाले बाबा को जो इस वक्त सुर्खियों में है, उनकी 2 तस्वीरें। पहले आईआईटी से ग्रेजुएट किया, उसके बाद बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे और फिर बाबा बन गए। आइए अब आपको बताऊं उनका जो पूरा सफर है, इस सफर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और कैसे विवादों के साथ नाता उनका जुड़ता चला गया। एक सन्यासी को विवादों से दूर रहना चाहिए। आईटी वाले बाबा का नाम है अभय सिंह और हरियाणा के रहने वाले हैं। स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में होशियार अभय ने अच्छे नंबरों से आईआईटी पास की। पूरे देश में चर्चा होने लगी कि एक शख्स आईआईटी से आया है और सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में आ गया है। आईआईटी पास करते ही कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन अभय सिंह आईआईटी बाबा का 36 लाख रुपए का पैकेज था, नौकरी छोड़ दी। कनाडा में भी थी और लेकिन उनके अभय भारत आते जाते रहे। उस दौरान भी कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से कनाडा में फंस गए। वापस भारत लौटे तो ध्यान और अध्यात्म की ओर रुख कर लिया। माता पिता ने करियर और शादी पर बात की तो नाराज हो गए। महाकुंभ में कई इंटरव्यू में माता पिता पर इन्होंने बहुत विवादित बयान दिया। कहा बचपन से मैं भागना चाहता था इसलिए आईआईटी में पढ़ने गया। माता पिता कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान ने बनाया है। आईआईटी वाले बाबा को मॉडर्न साधु सन्यासी कहा जाता रहा। एक इंटरव्यू में आईआईटी बाबा ने अपनी प्रेम कहानी भी बताई। कहा मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 4 साल हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी हमारा रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। मां बाप के झगड़े देखकर भी शादी करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे गर्लफ्रेंड को लेकर फीलिंग खत्म हो गई। सोचा एक दूसरे की जिंदगी को नर्क बनाने का क्या फायदा, इसलिए गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और उससे कोई संपर्क नहीं है। हाल में सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ तस्वीर डाली थी। दावा किया जा रहा है कि वो आईआईटी बाबा की पूर्व गर्लफ्रेंड है, लेकिन आईआईटी बाबा ने कहा वो सिर्फ दोस्त है, प्रेमिका कोई और थी। तो बाबा जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से ही अखाड़े ने उनको बाहर कर दिया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, and a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये?
मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? तो आप अगर देखें तो इस कुंभ में कई ऐसे चेहरे आए जिन्हें बहुत तेजी से प्रसिद्धि मिली है। तीर की तरह वो आसमान में गए, लोगों ने उनके बारे में बात की। उनमें से एक है मोनालिसा, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। मोनालिसा अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। ये मोनालिसा की तस्वीर जो वायरल है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। मोनालिसा माला बेचती थी महाकुंभ में। लोग दूर दूर से आते थे कि माला बेचने वाली सुंदरी है और उसके साथ सेल्फी लेते थे, तो मोनालिसा को भी जाना पड़ गया। अच्छा, वायरल है दोस्तों। प्रयागराज में माला बेचने वाली लड़की, आपका क्या नाम है? मोनालिसा। मोनालिसा, वो मोनालिसा एक तस्वीर है जिसमें वो लड़की बहुत खूबसूरत है। वैसे ही जो है हूबहू बहुत ही खूबसूरत आप। अच्छा, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हर्षा की, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। हर्षा भी जा चुकी है। ऐसे बहुत से लोग जो आए, उन्हें हालात परिस्थितियों की वजह से और विवादों की वजह से जाना पड़ा। अगली तस्वीर देखिए। मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि कोई उनकी पेंटिंग बना रहा है, फोन देखकर पेंटिंग बना रहा है। मोनालिसा महाकुंभ में माला बेच रही थी, पिता ने बुलाया था बहनों के साथ माला बेचने के लिए, और इतनी प्रसिद्ध हो गई कि महाकुंभ में कोई उनकी पेंटिंग तक बना रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद मोनालिसा को जब लोग परेशान कर रहे थे सेल्फी के लिए, तो उन्होंने कईयों के फोन तोड़ के फेंक दिए। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है। की तबीयत खराब हो चुकी है। की तबीयत खराब हो चुकी है। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है। की तबीयत खराब हो चुकी है। अब खबर यह है कि मोनालिसा फिल्मों में भी काम करने वाली, उनको फिल्मों के ऑफर मिल गए। खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा महाकुंभ में चर्चा में। भीड़ से बचने के उनके तरीकों पर भी खूब बात हो रही है। माला बेचने वाली मोनालिसा की कई तस्वीरें, वीडियो वायरल है, और भीड़ से बचने के लिए मोनालिसा ने आंखों में चश्मा लगा लिया और चेहरे पर मास्क लगाकर वो संतों के टेंट में भी छिप रही। एक शख्स ने जबरन वीडियो बनाया तो उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया। मोनालिसा की आंखों की तुलना ऐश्वर्या राय से भी की जा रही है। लोग पूछते हैं कि क्या वो ऐश्वर्या राय की तरह फिल्मों में काम करेंगी, तो मोनालिसा कहती है फिल्मों और गानों में काम करना चाहती हूं। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा उनके पसंदीदा फिल्म स्टार हैं और वो कहती हैं कि उनकी तरह फिल्मों में नाम करना चाहती हूं। महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा अभी सिर्फ 16 साल की हैं और उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल होते ही ऑफर आने लगे, यानी मोनालिसा जल्द ही फिल्मों में काम करती दिख सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उनका बयान, वो खुद क्या कह रही हैं। फिल्म प्रोड्यूसर आपको अपनी फिल्म में लेना चाहेगा तो क्या आप काम करना चाहेंगे? जरूर। एक बार एक फिल्म में तुम्हें लोगों को बुलाया था और जब तुम सज के संवर के गई तो फिल्म वालों ने बोला कि इन लड़कियों को इस फिल्म में मत लो, नहीं तो हीरोइन खेलो। कान के टॉप से उतरवा दिया था, नाक का लिपस्टिक पिचवाई थी, फिर आंखों से काजल सब हटा दिया था कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे रह जाएगी और उनको ही ले लेंगे, तो सब हटा दिया था पहनावा। कौन सी फिल्म में? सारा अली खान। सारा अली खान। 10 रुपए तो दूर के बाद 5 रुपए नहीं मिले मुझे, ऐसे ही घूमना पड़ रहा है। इतना मेरे को गुस्सा आता है। भले फोटो खींचे, वो तो खुश हूँ मैं कि मेरी वीडियो बनी, फेमस हुई मैं, लेकिन बाला द्राक्ष बेचना कुछ मिलना भी चाहिए। और ये महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर पूरी देश की नजर थी। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो अकेले सैफ अली खान पर नहीं था, शाहरुख और सलमान भी टारगेट पर थे। हमलावर के निशाने पर थे तीनों खान और भाई तीनों के घर पहुंच गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सैफ अली खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इन तीनों के घर घुसना चाहता था। पहली तस्वीर देखिए कि सैफ अली खान के घर तो घुस गया, ऊपर के फ्लोर पर रहते थे सैफ अली खान, सिर्फ एक बार घर देखा और उसके बाद घर के अंदर घुस गया सैफ के। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जब सैफ के घर के अंदर घुसा, बिल्कुल बेफिक्र होकर घर के अंदर कैसे घुसा इसका खुलासा भी इसने पूछताछ में पुलिस के बता दिया है कि घर के अंदर ये पहुंचा कैसे आपको बताऊंगा, और बताया है कि कुश्ती पहलवान है इसलिए सैफ पर इसने ताकत से हमला किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पहुंचा था दरअसल, ये जो आप घर देख रहे हैं मन्नत,
शाहरुख खान का घर, शाहरुख खान भी टारगेट पर था, तो उससे सैफ से पहले शाहरुख के घर पहुंचा। अगली तस्वीर देखिए जरा। कुछ दिन पहले मैंने आपको यह तस्वीर दिखाई थी कि शाहरुख खान के घर मन्नत के बैक साइड में जो कटीली तार है उसमें सीसीटीवी में उसी तरह मुंह ढककर नजर आया जैसे सैफ अली खान के घर पहुंचा था। अब तीसरी तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं तीसरे खान यानी सलमान खान के घर भी ये पहुंचा। ये है सलमान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट। गैलेक्सी अपार्टमेंट में अभी फिलहाल जो है बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी गई है, लेकिन ये सलमान खान का घर है। यहां सलमान खान के घर भी इसने रेकी की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आज उसे पुलिस लेकर आई है क्योंकि पुलिस ने रिमांड ली है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है आरोपी से, और पूछताछ में इसने कई बड़े खुलासे किए हैं। इसने बताया है कि ये रेसलर था, बांग्लादेश में बड़ा रेसलर, इसीलिए सलमान खान पर इसने जो हमला था। सैफ के हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा। बॉलीवुड के 3 खान इस हमलावर के निशाने पर थे। शाहरुख के साथ ही सलमान के घर गैलेक्सी की रेकी भी इसने की। शाहरुख के घर सीसीटीवी में भी आरोपी कैद हुआ। पुलिस पूछताछ में इसने शाहरुख सलमान के घर रेकी की बात कबूली है। आखिर सैफ के हमलावर के निशाने पर क्यों बॉलीवुड के 3 खान थे? मुंबई पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने कई और हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। सैफ का हमलावर बांग्लादेश का कुश्ती खिलाड़ी रह चुका है। और ये आपको बताऊं किस तरह से इसके टारगेट पर थे ये तीनों खान, कैसे ये तीनों खान के घर तक पहुंच गया। देखिए जरा, सैफ के हमलावर को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये शाहरुख खान का घर मन्नत, ये सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट, और सैफ के घर तक ये पहुंची गया। पुलिस पूछताछ में मोहम्मद शहजाद ने यह खुलासा किया है कि सैफ पर हमले से पहले उसने सलमान के घर की रेकी की थी। सलमान के बैंड्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर यह गया। आरोपी गैलेक्सी के सामने के चबूतरे भी पर जाकर बैठा है कई बार। वहां से सलमान के घर अंदर कैसे जाना है इसकी रेकी की इसने। हाल ही में सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी गई है इस पे। सलमान को लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी मिली। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर फायरिंग हुई थी। सैफ के हमलावर ने शाहरुख खान के घर की मन्नत की भी रेकी की। सलमान के घर से थोड़ी दूर पर ही शाहरुख का घर है। आरोपी का एक 14 जनवरी का सीसीटीवी सामने आया। शाहरुख के घर मन्नत तक पहुंच गया था यह मोहम्मद शहजाद। 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख के घर गया और सीढ़ियों के सहारे शाहरुख के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तब शाहरुख के घर जो पालतू कुत्ते थे उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने बाहर जाकर देखा। शाहरुख के सुरक्षा गार्ड ने वो सीढ़ी भी देखी जो इसने लगाई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोहम्मद शहजाद ने खुलासा किया कि मशहूर हस्तियों के घरों की उसने रेकी की थी पहले। आरोपी मोहम्मद शहजाद को घूमने का बहुत शौक है और एक दिन वो बैंड्रा इलाके में ऑटो से घूम रहा था, तो ऑटो वाले ने बताया कि ये शाहरुख का घर है, ये सैफ का घर है, ये सलमान का घर है। बैंड्रा में रहने वाले फिल्मी सितारों के घरों को लेकर जानकारी दी और मुंबई पुलिस उस ऑटो ड्राइवर की तलाश कर रही है जिसने आरोपी को सितारों के बारे में जानकारी दी थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और मनोज तिवारी। ये अगर बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो 10 साल से तुम्हारी सरकार घर छिल रही थी। तुमको इस्तीफा देना चाहिए पद पे रहने का अधिकार। सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो एक बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके अरे दिल्ली कैसे आ गया? कि रोहिंग्यास को और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को आम आदमी पार्टी संरक्षण देती है। अब इसका विरोध हो रहा है। ये पहले भी अपराध में संलिप्त थे। सैफ अली खान के मामले में तो देश बिल्कुल अवाक है, और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो ऐसे इलीगल घुसपैठियों और रोहिंग्यास को समर्थन देती हैं, अब उन पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और दिल्ली के लोग इस चुनाव में रोहिंग्याज और इलीगल घुसपैठियों को
समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली से बाहर निकालेगी। अब आपको बताऊं कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है शहजाद से, जिसका नाम शरीफुल भी है, बिजॉय दास भी है, ढेरों नाम है। घुसपैठ करके भारत में आया। खुलासे में उसने बताया कि उसकी नजर सैफ के बेटे पर थी, उसे बंधक बनाकर पैसा लेना उसका मकसद था। आइए आपको बताऊं कि आखिर पुलिस के सामने खुलासा क्या क्या किया है अब तक शरीफुल ने। एक्टर सैफ के हमलावर को लेकर यह खुलासा हुआ है और आपको बताऊं कि घर के अंदर यह घुसा कैसे, इसने खुलासे में बताया कैसे पहुंचा। सैफ का हमलावर बांग्लादेश का कुश्ती खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पर कुश्ती खेल चुका है। आर्थिक तंगी के चलते बांग्लादेश से भागकर भारत आया। पुलिस आरोपी के बयान की जांच कर रही है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में है मोहम्मद शरीफुल। मुंबई पुलिस ने शरीफुल के पास से कपड़े बरामद किए। सैफ पर हमले के दौरान इसने यही कपड़ा पहन रखा था। कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मोबाइल फोन और ईयरफोन भी इससे बरामद किया गया है। अब यह पहुंचा कैसे? आरोपी सीढ़ियों से 10 मंजिल तक गया। 11वीं मंजिल जाने के लिए इसने फायर डक का इस्तेमाल किया। फायर डक सोसाइटीज में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होता है और इसके लिए आरोपी ने मौजूद पाइप का सहारा लिया। पाइप से जब यह ऊपर चढ़ रहा था तो इसकी नजर पड़ी कि खिड़की की जाली टूटी है, तो इसी से वो सीधे कमरे के अंदर घुस गया। घर में हो रहे शोर शराबे से चारों जो पुरुष मेड थे, हेल्पर थे सैफ अली खान के, वो डर गए। उनमें से एक तो इतना डर गया कि वो घर जाकर छिप गया। वारदात के बाद सैफ ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया कि यह शख्स बाहर ना निकलने पाए। लेकिन आरोपी तो खिड़की से आया था, गेट से आया नहीं था, तो बाहर कैसे निकलता? तो जहां से आया था वहीं से निकला। इसी खिड़की से आसानी से बाहर निकल गया और उसके बाद उसी फायर डक्ट से होते हुए सीढ़ी तक पहुंचा और सीढ़ी से नीचे। पुलिस ने आरोपी के माता पिता को उसके नंबर दिए हैं और आरोपी ने 12वीं तक बांग्लादेश में पढ़ाई की है। पिछले 1 महीने से यह बेरोजगार था, अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहता था। सैफ के घर में लूट को अंजाम देने के बाद इसका प्लान था कि लूट लूं पैसा, फिर बांग्लादेश लौट जाऊंगा। टीवी चैनलों पर जब इसने अपनी सीसीटीवी तस्वीरें देखी तो यह परेशान हो गया और जल्दी से जल्दी भारत से बांग्लादेश भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन भागता उससे पहले ही दबोच लिया गया। अब सुनिए, बांग्लादेश का है, इस पर भी घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है। सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं और आरपी सिंह क्या कह रहे हैं? बांग्लादेशियों की तो महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है, वहां पे तो अरविंद केजरीवाल नहीं ला रहे बांग्लादेशियों को। बॉर्डर पे इनकी जो है जिम्मेदारी है कि बॉर्डर क्रॉस ना हो। और पिछले 10 सालों में अगर बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते हुए घुस गए तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इतने सारे बांग्लादेशी हमारे यहां भेजे, फिर तो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होनी चाहिए कि उन्होंने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आपके देश में भेज दिए, उनसे आप दोस्ती निभा रहे हैं। जब तक जानकारी नहीं आई थी तब तक यहाँ पर बड़ा छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। जब से ये जानकारी है कि वह बांग्लादेशी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और मुसलमान है, तब से उन्होंने मुंह पर ताला लगा लिया है। असल में क्या है कि ये वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक के चलते हुए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के खिलाफ बोल नहीं सकते। और आइए आज की एक और बड़ी खबर यह है, जो 15 महीने से हमास और इजराइल की जंग चल रही थी, जिसमें लगभग 45,000 से ज्यादा जाने जा चुकी है, वो जंग अब रुक गई है। लेकिन किस कीमत पर रुकी है यह आपको बताऊंगा। बंधक लौटे और युद्ध विराम हो गया है। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बड़ी लड़ाई नेतन्याहू ने लड़ी हमास के खात्मे के लिए, लेकिन नेतन्याहू पर दबाव भी था और नेतन्याहू ने बहुत हद तक हमास का खात्मा कर लिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह जंग हुई और इस तरह की जंग जो लंबे वक्त बाद, रूस यूक्रेन के बाद यह जंग हो रही थी इजराइल और हमास के बीच। अब इस जंग के जैसे ही युद्ध विराम की बात हुई, अगली तस्वीर देखिए जरा। इजराइल में सबसे पहले आतिशबाजी होने लगी। इजराइल का वेस्ट बैंक इलाका, संभवतः जहां बहुत से फिलिस्तीनी रहते हैं, आतिशबाजी शुरू हुई इजराइल में। और इजराइल के बाद देखिए गाजा में जश्न मनना शुरू हुआ। 45,000 जाने गाजा में गई हैं। 15 महीने से
रोज बम गोले गिर रहे थे। अब आपको दिखाने जा रहा हूं गाजा में जो बंधक थे उन्हें लेकर आया गया है। जो भीड़ आप देख रहे हैं गाजा में जिन्हें बंधक बनाकर रखा था हमास ने इजरायलियों को, उन्हें इस गाड़ी में लेकर आया गया है। देखिए ये गाजा की तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ हमास के लड़ाके हैं। गाड़ी आकर रुकती है और ये 3 लड़कियां निकल कर गई हैं। ये तीनों इजरायली नागरिक हैं जिन्हें 15 महीने पहले बंधक बनाया था हमास के लड़ाकों ने और उसके बाद अपने साथ रखा था अब तक, और इसी शर्त पर कि युद्ध विराम हो उसके बाद इन्हें छोड़ा गया है। ये 3 लड़कियों को छोड़ा गया है। और उसके बाद देखिए जो मां बाप इंतजार कर रहे थे अपने बच्चियों का, जैसे ही उन्होंने तस्वीरें देखी कि उनकी बच्चियां रिहा हो गई हैं, उसके बाद देखिए खुशी। तो सिर्फ बंधक एक तरफ से नहीं छोड़े गए, नेतन्याहू ने जिन फिलिस्तीनियों को अब तक जेल में रखा था उन्हें रिहा किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 90 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा गया है। उसके बाद ये युद्ध विराम हुआ है। और ये देखिए जरा, जैसे ही इजरायली बंधक पहुंचे इजराइल में गाजा से परिवार से 15 महीने बाद मिले, उन्हें पता नहीं था कि जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं, तो परिवार वालों से लिपट कर रो पड़े। एक और तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी जब गाजा पहुंचा, जो इजराइल में बंधक था, इजराइल की जेल में था, जब वो गाजा पहुंचा तो जमीन चूम रहा इतना ही नहीं, कुछ और लोग जिन्हें इजराइल ने छोड़ा है, सालों बाद 10-15 साल से इजराइल की जेलों में थे और उसके बाद पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं फिलिस्तीनी कैदी जो अपने परिवार से मिले हैं। और उसके बाद नेतन्याहू ने देखिए फोन लगाया है, नेतन्याहू ने फोन लगाया है और फोन पर बात की है, जरा वो सुनिए। कृपया रोमी, डोरोन और एमिली को बताइए कि पूरा देश आपको घर वापसी पर बधाई देता है। वो लोग अब बहुत ही बहादुर हो चुके हैं, वो अंधेरे से अब उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। कैद से अब उन्हें आजादी मिल चुकी है। इस क्षण के लिए इजरायली फाइटर को बधाई देना चाहूंगा। जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तब तक नहीं रुकना है जब तक कि सभी बंधक लौट कर नहीं आ जाते। युद्ध का यही उद्देश्य है और मैं यही सबको बताना चाहता हूं। हम अपने युद्ध के उद्देश्य को जरूर पाएंगे।
अब हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग लौटे हैं उन्हें हमारा पूरा समर्थन मिले। ये बहुत ही इमोशनल क्षण है। हम अपने सभी बंधकों को वापस लाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया। और आइए अब आपको बताऊं किसे किसे छोड़ा गया है, कौन कौन रिहा किए गए। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, वो 3 लड़कियां जिन्हें छोड़ा गया है। ये वो 3 लड़कियां हैं। इन्हें बंधक बनाया था हमास ने। जब इजराइल पर हमला किया था तब से ये हमास ने गाजा में इन्हें अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा था। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं, इस लड़की की 2 उंगलियां उड़ चुकी हैं। अगर आप देखिए, ये लड़की है और पहुंची है, उसके बाद हाथ में पट्टी बंधी हुई है, 2 उंगलियां उड़ गई हैं। संभव है युद्ध के दौरान ये घटना हुई हो। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको बताता हूं, ये वो तस्वीरें हैं जब टैंक लौट रहे हैं। देख रहे हैं, लोग वापस लौट रहे हैं जो छोड़कर चले गए थे अपने घर। जैसे ही उन्हें पता चला युद्ध विराम हो गया है, सब लौट के अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, अपने इलाकों में वापस आ रहे हैं। और आइए आपको बताऊं वो 3 लोग कौन हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था और वापस लौट आई। इनका नाम है रोमी गोनेन। रोमी इजरायली नागरिक हैं और उम्र करीब 23 साल है। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से रोमी का अपहरण हुआ था और हाथ में गोली मारने के बाद हमास आतंकी उठा ले गए और इस दौरान रोमी के कई साथियों की हत्या कर दी गई। फिलहाल रोमी को हमास की कैद से आजादी मिल गई। उसके अलावा है एमिली दामरी। 28 साल की एमिली ब्रिटिश इजरायली नागरिक हैं। दक्षिण पूर्व लंदन में पली बढ़ी, फिर इजराइल आ गई। 37 अन्य लोगों के साथ अपार्टमेंट से इनका अपहरण किया गया था और हमास के आतंकवादियों ने पैर और हाथ में गोली मार दी थी और काली पट्टी बांधकर कार के पीछे इन्हें बांध कर ले गए थे। 1 साल कैद के बाद फिलहाल एमिली रिहा हो गई और डोरेन स्टीन ब्रेचर, 31 साल की डोरेन इजरायली नागरिक हैं। वो इजराइल में पशु चिकित्सा क्षेत्र में काम करती है। हमास आतंकियों ने डोरेन को उनके घर से अगवा किया और आतंकियों ने हमला किया तो वो बिस्तर के नीचे छिप गई थी। उसे वहां से खींचकर हमास आतंकी अपने साथ ले गए। फिलहाल डोरेन को हमास की कैद से आजादी मिल गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि समझौते में पहले दिन हमास ने 3 बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि अगले 40 दिन में 30 और इजरायली बंधक रिहा होंगे। डील के तहत पहले चरण में कुल 33 बंधकों की रिहाई होनी है। इजरायली कैबिनेट में डील पर पक्ष में 24 और विरोध में 2 वोट पड़े। फिलहाल इजराइल हमास में समझौता लागू होना शुरू हो गया है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि शपथ लेने जा रहे हैं ट्रंप, अब बाइडेन पूर्व हो गए, क्या कुछ कह रहे हैं जो बाइडेन। गाजा युद्ध विराम समझौता सफल हो गया है। सैकड़ों सहायता ट्रक गाजा में प्रवेश कर रहे हैं। इतने दर्द और विनाश के बाद आज गाजा में बंदूकें शांत हो गई हैं। हम मध्य पूर्व में बड़े युद्ध के बिना यहाँ पहुँचे हैं, जिसकी कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी। अब गाजा समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी ट्रंप प्रशासन पर है। और आइए आपको तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे खाना पहुंच रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गाजा में लाइन लगी हुई ट्रक्स की, क्योंकि अब युद्ध विराम हो चुका है, हालत बहुत खराब है, लोगों को अब इन चीजों की जरूरत है, इसलिए अलग अलग देशों से मदद पहुंच रही है। देखिए तस्वीर, भारत से भी मदद पहुंच रही है। हैदराबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ज़कात पहुंची है जो गाजा जा रही है और ये ट्रक जिसमें माल भरकर वहां जा रहा है। और पहली बार ऐसा है कि गाजा में मुर्दाघर में ताला लगा दिया गया है, क्योंकि रोज धमाके होते थे, रोज जाने जाती थी, रोज लाशें मुर्दाघर पहुंचती थी। पहली बार वहां ताला लगा। सुनिए। सभी को नमस्ते। ये अल अक्सा अस्पताल का मुर्दाघर है और अब ये बंद है। जंग शुरू होने से अब तक ये पहली बार बंद हुआ है। मेरा मतलब है गाजा में हर कोई अब खुश है। यहाँ पर अब एक भी लाश नहीं है और ना ही लोग यहाँ टुकड़ों में काटे जा रहे हैं। बच्चों, महिलाओं की किसी भी श्रेणी में कोई विघटन नहीं है। इसे देखने का बहुत बड़ा मतलब है। ये पूरी तरह से खुशी का माहौल है। इसके लिए हम हमेशा से आशा कर रहे थे।
अब कोई भी नहीं मारा जाएगा, न कोई अंतिम संस्कार होगा। यहाँ कोई भी अपने करीबी को। और जो भी शांति वार्ता हुई, युद्ध विराम हुआ, ट्रंप के आने से पहले हुआ। इसमें ट्रंप का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने साफ कहा था कि उनके शपथ लेने से पहले युद्ध खत्म होने चाहिए। इजराइल और हमास का खत्म हो गया और अब उनका अगली कोशिश यह है कि यूक्रेन और रूस का भी खत्म हो। अमेरिका में ट्रंप राज की शुरुआत आज से होने जा रही है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं 2017 में, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार शपथ ली थी और अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ वक्त में अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं बाइडेन ने ट्रंप का स्वागत किया है। व्हाइट हाउस की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त पहुंचे हैं ट्रंप। ट्रंप, उनकी पत्नी, बाइडेन और उनकी पत्नी को आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस में। अब ट्रंप का राज होगा, ट्रंप होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का काफिला संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें, गाड़ियों का, लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला डोनाल्ड ट्रंप का आप देख रहे हैं। और शपथ से पहले देखिए, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप शपथ से पहले चर्च पहुंचे हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी मिलानिया चर्च पहुंची है, वो तस्वीर है। और ये आप देख रहे हैं संसद, जिस जगह पर ट्रंप को शपथ लेनी है, ये उसकी तस्वीर है। ये संसद भवन है और यही ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं और बड़े अतिथि जो पहुंचने वाले। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है वॉशिंगटन डीसी। शपथ से पहले ट्रंप ने बाकायदा डांस किया है। और देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, शपथ में मेहमान कौन कौन से पहुंचे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप की शपथ के लिए लैंड हो चुकी है अमेरिका में। न सिर्फ मेलोनी, वो शख्स जो ट्रंप के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे, इलॉन मस्क भी शपथ में मेहमान हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। ये मस्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्क और जेफ बेजोस भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुकेश अंबानी भी यूएस में मौजूद है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। एक विशेष मेहमान के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे। which is especially we shouldn't say this for Republicans are actually becoming. Together we will make America great again. अमेरिका में ट्रंप राज की शुरुआत हो चुकी है। भारी जीत के बाद ट्रंप फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान संभालने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए राजधानी वॉशिंगटन डीसी सज धज कर तैयार है। दुनिया भर के मेहमान भी पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, दूसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। हम अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाएंगे और हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। सभी का धन्यवाद। और आइए अब आपको बताऊं कि ट्रंप के मेहमान कौन कौन हैं, शपथ में किसे किसे न्योता दिया गया है, कौन कौन पहुंचने वाला है। देखिए जरा, लिस्ट लंबी चौड़ी है। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं शपथ के लिए। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम। प्रधानमंत्री विक्टर अर्जेंटीना से पहुंचे। राष्ट्रपति जेवियर माइली
पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बाइडेन, कमला हैरिस और बराक ओबामा मुख्य अतिथि में शुमार हैं। बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और हिलेरी क्लिंटन भी शपथ में मौजूद हैं। कौन कौन से बड़े अरबपति मेहमान पहुंचे, उनमें इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस भी मौजूद है ट्रंप की शपथ में। ये वो चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें और निगाहें रहने वाली हैं। अब आपको बताता हूं इसके अलावा ट्रंप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये वो तस्वीर जब ट्रंप के लिए तैयारियां हो रही थी, उनके शपथ से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए ट्रंप समर्थकों की भीड़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ ट्रंप समर्थक मौजूद हैं और ट्रंप ने कहा है सर्दी बहुत ज्यादा है समर्थकों से, इसलिए घरों पर रहें। और अब देखिए किस तरह से ट्रंप आखिर शपथ लेने वाले हैं, क्या शपथ की प्रक्रिया है, क्या तरीका है अमेरिका में। तो ये आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। थोड़ी देर में ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाएंगे। और बड़ी चीज देखिए, ट्रंप बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। वहां बाइबल पर हाथ रख रहे हैं। ट्रंप की पत्नी मेलानिया बाइबल पकड़ेंगी और 40 साल बाद खुले में शपथ नहीं हो रही है। बाइबल का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई करता तो उसके ऊपर न जाने कौन कौन से तमगे लगा दिए जाते। भीषण ठंड की वजह से संसद के अंदर शपथ कार्यक्रम हो रहा है और वॉशिंगटन में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। ट्रंप ने शपथ को लेकर समर्थकों से अपील की है, कड़ाके की ठंड के चलते घरों में रह रहे, सड़कों पर जश्न न मनाएं, घरों में रहें। ट्रंप ने कल के अपने भाषण में साफ कर दिया कि इस बार वो बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। दावा है कि शपथ के बाद ट्रंप 100 फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और ट्रंप ने कहा मैं तीसरे विश्व युद्ध को रोक दूंगा। शपथ के बाद पुतिन से बात कर सकते हैं ट्रंप, पुतिन पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बना सकते हैं। ट्रंप ने अपनी टीम को इसके लिए बाकायदा आदेश दे दिया है। शपथ के बाद कुछ दिनों के अंदर ट्रंप पुतिन को फोन लगा सकते हैं और इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता करवा चुके हैं। ट्रंप ने खुद कहा हमारी वजह से इजराइल हमास समझौता हुआ है। ट्रंप अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को सबसे पहले निकालेंगे। वहां भी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा है। 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासियों को निकालने में तेजी दिखाएंगे। ट्रंप इसके लिए नए बॉर्डर चीफ की नियुक्ति कर चुके हैं और घुसपैठियों को रोकने के लिए मैक्सिको का बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा मैक्सिको बॉर्डर से ही घुसपैठ अमेरिका में होती है और जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप बाइडेन का फैसला भी पलट सकते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, खबर वो जिसके बाद पूरे देश में उबाल था। उम्र कैद की सजा दी गई है संजय रॉय को, लेकिन लोग फांसी चाहते हैं। संजय रॉय जिसने अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बेरहमी से बर्बर तरीके से रेप और उसकी हत्या की थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह प्रदर्शन हो रहा है कि उन लोगों को लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सजाए मौत दी जाए संजय रॉय को। उम्र कैद की सजा काफी नहीं है। 10 लाख থেকে 4 কোটি 10 लाख থেকে 4 কোটি 10 लाख থেকে 4। तो कोलकाता रेप मर्डर केस के दोषी की सजा का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से इस खबर को रिकॉर्ड करते हैं और फिर समराइज करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है, इसमें मौत की सजा नहीं दी जा सकती। संजय रॉय को मरते दम तक उम्र